अपने हौसलों के दम पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच ना दे हमको, हम मंच अपना बना लेंगे। जो कहते हैं खुद को सितारा, जगमगाकर उनके सामने ही चमक कर देंगे उनकी फीकी, और सूरज खुद को बना लेंगे, खुद को बना लेंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अरुण कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं फिर से आपके समक्ष SST यानी कि सीटेट पेपर सेकंड क्लास 6 to 8 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 11 लेकर प्रस्तुत हूं। और इस वीडियो पर बात करने से पहले वो लोग जो सीटेट जनवरी 2024 की परीक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और आज पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक को जो है प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से संबंधित प्रश्नोत्तरी सीटेट जनवरी 2024 के लिए आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कक्षा में प्रजातंत्र विषय पर चर्चा करते हुए आप इसे प्रस्तुत करना चाहेंगे। ऑप्शन नंबर ए, एक परिवर्तनशील और विकासशील विचार के रूप में। ऑप्शन नंबर बी, एक सुनिश्चित विचार या व्यवस्था के रूप में। ऑप्शन नंबर सी, एक आदर्श सरकार के रूप में। ऑप्शन नंबर डी, एक जन्मजात अधिकार के रूप में। तो क्या लगता है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर? आप चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के इस प्रश्न का जो ऑप्शन आपको लग रहा है वो छोड़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक परिवर्तनशील और विकासशील विचार के रूप में। प्रश्न नंबर 2, माता पिता या अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था से 6 महीने तक के बच्चों की देखभाल, सहायता और पोषण करना। ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी, 16 से 18 वर्ष के बीच के अपने बच्चों की शादी करना। ऑप्शन नंबर डी, 18 से 21 वर्ष के बीच वाले अपने बच्चों को विरासत में मिली संपत्ति उपहार में देना। तो क्या लगता है आप लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है सीटेट परीक्षा के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये बात बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा मौलिक कर्तव्य तो पहले से ही चले आ रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति यानी कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 ए में जो है इसको जोड़ दिया गया। और ये शुरुआती अवस्था में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन जो मैंने बात शुरू में कही कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 यानी कि सन 2002 में 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे उनके माता पिता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3,
संविधान के किस भाग को प्रायः इसकी अंतरात्मा कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन नंबर डी संघवाद। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर? और आप लोग कमेंट करते रहा कीजिए जिससे कि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग प्रतिबद्ध हैं पूरी तरीके से सीटेट परीक्षा के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार, यानी कि संविधान के भाग संख्या 3 के तहत मूल अधिकार को संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, एक अध्यापिका अपील व्यवस्था को पढ़ाते हुए छात्राओं से न्यायालय में अपील के अनुक्रम में उन्हें न्यायालय में ले जाने का वचन देती है। इसके अनुसार विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न न्यायालय में जाने का क्रम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए निचली अदालत, उच्च अदालत, सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी निचली अदालत, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, निचली अदालत। तो क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब अध्यापिका छात्रों को न्यायालय में ले जाने का वचन देती है तो क्रम क्या होगा? सबसे पहले निचली अदालत ले जाएगी, फिर उच्च अदालत, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से विषय पर अध्यापक शिक्षण की विधि के तौर पर वाद विवाद का आयोजन कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी की परतें, ऑप्शन नंबर बी वायुदाब, ऑप्शन नंबर सी महाद्वीप तथा महासागर, ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण तथा विकास। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण तथा विकास। प्रश्न नंबर 6, इस तरह की चित्र शैली में भारत को एक ऐसे अनूठे भूभाग या भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता था जिसकी ब्रिटिश कलाकार सेनानियों को पड़ताल करनी थी। ऑप्शन नंबर ए यथार्थ परक, ऑप्शन नंबर बी रूप चित्रण, ऑप्शन नंबर सी परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन नंबर डी चित्रोपम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको पता नहीं होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी चित्रोपम। अब चित्रोपम क्या होता है? चित्रोपम एक प्रकार की चित्र शैली है और इस चित्र शैली में भारत को एक ऐसे अनूठे भूप्रदेश के रूप में दिखाया जाता था जिसकी ब्रिटिश कलाकार सेनानियों को पड़ताल करनी थी, यानी कि खोजना था, जांच पड़ताल करनी थी। तो ये सारे प्रश्न, जिन प्रश्नों को मैं अपने मॉक टेस्ट के माध्यम से आपके समक्ष ला रहा हूं, ये प्रश्न विगत वर्षों की परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं और आगे आने वाले समय में भी इन्हीं प्रश्नों के दोहराए जाने की प्रबल संभावना है। तो इसीलिए इन प्रश्नों को आप अच्छे से लगाएं जिससे कि आपको ये पता चले किस तरीके के प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर 7, परमहंस मंडली का गठन किसके उन्मूलन के लिए हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सती, ऑप्शन नंबर बी जाति, ऑप्शन नंबर सी बाल विवाह, ऑप्शन नंबर डी प्रतिष्ठा के लिए हत्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि परमहंस मंडली का गठन जो है जाति उन्मूलन के लिए किया गया था और इसकी स्थापना जो है 1849 में महाराष्ट्र में हुई थी। दादोबा पांडुरंग इनका नाम था, दादोबा पांडुरंग। इनके द्वारा परमहंस मंडली की स्थापना की गई। साथ में बालकृष्ण जयकर और आत्मकृष्ण पांडुरंग भी साथ में थे स्थापना के समय। और ये लोग एक संस्थापक एक ईश्वर में विश्वास करते थे और मुख्य रूप से जाति के नियमों को तोड़ने में रुचि रखते थे। लेकिन 1860 में इस परमहंस मंडली को समाप्त कर दिया गया। प्रश्न नंबर 8, महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की थी। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी पोरबंदर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप बताने की कोशिश कीजिए, कमेंट में लिख भेजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे और राष्ट्रपिता कहने वाले जो हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार लगभग पृथ्वी के ही समान है। ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी शनि, ऑप्शन नंबर सी यूरेनस, ऑप्शन नंबर डी शुक्र। आप जानते होंगे इस प्रश्न का सही उत्तर, फिर भी मैं आपको बताता हूं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी शुक्र, जिसे वीनस कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। यह सूरज से दूसरा निकटतम ग्रह है। इसे भोर का तारा भी कहते हैं, शाम का तारा भी कहते हैं, सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। और ध्यान रखने वाली बात है बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी और महानदी में से भिन्न कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी कावेरी, ऑप्शन नंबर बी सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी तापी। मतलब इन सभी नदियों में से कौन सी भिन्न नदी है जो ऑप्शन में दी गई हैं उनमें से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी ये सभी नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि ये तापी जो है ये पश्चिम की तरफ बहती है और ये जाकर के आप कह सकते हैं अरब सागर में जाके गिर जाती है, सॉरी हिंद महासागर में जाके गिर जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए शीतोष्ण पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी भारत के अधिकतर भागों में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी दृढ़काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड व आबनूस शीतोष्ण सदाबहार वनों में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी उष्ण कटिबंधीय वनों को टैगा भी कहा जाता है। तो क्या लगता है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी
यानी कि भारत के अधिकतर भागों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं और इन वनों में साल, सागौन, नीम, शीशम ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं उनको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सी मौसमी पवनों का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए व्यापारिक पवने, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी पवने, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी पवने, ऑप्शन नंबर डी मानसूनी पवने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मानसूनी पवने। यानी कि ये मौसमी पवनों का उदाहरण है। अपने पूर्व के मॉक टेस्टों में भी इस तरीके का प्रश्न पूछा गया था, बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 13, परंपरागत तरीके से घने जंगलों, गर्म व ठंडे रेगिस्तान में आखेट संग्रहण, स्थानांतरी कृषि व ऋतु प्रवास हेतु लोग क्या बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्थायी बस्तियां, ऑप्शन नंबर बी अस्थायी बस्तियां, ऑप्शन नंबर सी अर्ध अस्थायी बस्तियां, ऑप्शन नंबर डी ना स्थायी बस्तियां ना अस्थायी बस्तियां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अस्थायी बस्तियां। यानी कि जो परंपरागत तरीके से घने जंगलों, गर्म व ठंडे रेगिस्तानों में आखेट संग्रहण, स्थानांतरी कृषि व ऋतु प्रवास हेतु लोग अस्थायी बस्तियां बनाते हैं। प्रश्न नंबर 14, सांस्कृतिक विविधता के प्रति आदर रखते हुए इनमें से कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं मेखला और सादौर पहनती हैं, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में महिलाएं फनेक पहनती हैं, ऑप्शन नंबर सी गुजरात में महिलाएं फेरन पहनती हैं, ऑप्शन नंबर डी कश्मीर में महिलाएं लंगा बोनी पहनती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, मणिपुर में महिलाएं फनेक पहनती हैं। ये सांस्कृतिक विविधता के प्रति आदर रखते हैं और इसी हिसाब से मणिपुर में महिलाएं जो हैं फनेक पहनती हैं। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15, इनमें से कौन सा कथन पूर्वाग्रह को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए 50% से अधिक भारतीय गांव में रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी शहरी जीवन खर्चीला है, लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा किराए और आवागमन पर खर्च होता है, ऑप्शन नंबर सी कटाई के दिनों में गांव के लोग 12 से 14 घंटे खेतों पर काम करते हैं, ऑप्शन नंबर डी शहरी लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन नंबर डी यानी कि शहरी लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं, ये पूर्वाग्रह की ओर जो है इशारा कर रहा है। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से राज्य विधानमंडल किस पर निर्णय नहीं ले सकता? ऑप्शन नंबर ए औरतों की सुरक्षा के लिए अधिक पुलिसकर्मी लगाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती, ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती, ऑप्शन नंबर डी विधानसभा में किसानों की भलाई के लिए विधेयक प्रस्तुत करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको पता चल गया होगा, कमेंट बॉक्स में जो है लिख भेजिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती। यह काम राज्य विधानमंडल नहीं कर सकता, इसका निर्णय नहीं ले सकता। प्रश्न नंबर 17, दिहाड़ी मजदूरी एक प्रकार का ऑप्शन नंबर ए स्थायी रोजगार है, ऑप्शन नंबर बी नियमित रोजगार है, ऑप्शन नंबर सी संविदात्मक रोजगार है, ऑप्शन नंबर डी अनियमित रोजगार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अनियमित रोजगार है, दिहाड़ी मजदूरी। प्रश्न नंबर 18, इसके अतिरिक्त लोकतंत्र निम्न में सभी की गुणवत्ता में सुधार करता है? ऑप्शन नंबर ए आजीविका और व्यवसाय, ऑप्शन नंबर बी निर्णय लेना और जवाबदेही, ऑप्शन नंबर सी इच्छाएं और अपेक्षाएं,
ऑप्शन नंबर डी शिक्षण और अधिगम। तो क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इच्छाएं और अपेक्षाएं। इनके अतिरिक्त लोकतंत्र आजीविका के व्यवसाय, निर्णय लेने और जवाबदेही तथा शिक्षण और अधिगम में सुधार करता है। प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यक्ति के प्रति राज्य के कर्तव्यों से संबंधित है? यहां पे क्या है? कर्तव्यों की के राज्य के कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर सी मूल कर्तव्य, ऑप्शन नंबर डी संघवाद। जानते होंगे इस प्रश्न का सही उत्तर? जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा और कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे कि मुझे तो पता चले कि आप लोग देख रहे हैं, उसका रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है, आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं, ये पता चलता रहे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीति निर्देशक तत्व, जिनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। ये भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक ये दिए गए हैं, जो राज्य के नीति निर्देशन तत्व शामिल किए गए हैं, जो व्यक्ति के प्रति राज्य के कर्तव्यों से संबंधित है। और इसे जो है आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, यदि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय से संसद द्वारा पारित किसी कानून को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के आधार पर निरस्त कर देता है तो यह कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए संघर्ष समाधान, ऑप्शन नंबर बी न्यायिक पुनर्निरीक्षण, ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार को लागू करना, ऑप्शन नंबर डी न्यायिक क्रियाशीलता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण। प्रश्न नंबर 21, जाति पदानुक्रम का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें सभी जाति समूहों को निम्नतम से उच्चतम जातियों में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम जातियों में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें सभी जातीय समूहों को उच्चतम से निम्नतम जातियों में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जाति समूह को निम्नतम से उच्चतम जातियों में रखा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है आप लोग ना जानते हो, इसलिए मैं बताता हूं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जाति पदानुक्रम का अर्थ है एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें सभी जाति समूह को उच्चतम से निम्नतम जातियों में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 22, सामाजिक विज्ञान का अध्यापक आमतौर पर अलग अलग छात्रों को अलग अलग काम देता है। वह विश्वास करता है, ऑप्शन नंबर ए यदि समान तरह का काम सबको दिया जाए तो यह छात्रों को पसंद नहीं आता, ऑप्शन नंबर बी छात्रों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी यह छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, ऑप्शन नंबर डी इस विधि द्वारा छात्र एक दूसरे के काम की नकल नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, इसीलिए सामाजिक विज्ञान का अध्यापक अलग अलग छात्रों को अलग अलग काम देता है या देने में विश्वास करता है। प्रश्न नंबर 23, सामाजिक विज्ञान क्लब किसके सहयोग से चलाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अध्ययन शिक्षक और स्कूल प्रबंधन के, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अध्ययन शिक्षक और स्कूल के छात्रों के, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक सदस्य शिक्षक माता पिता और अन्य हितधारकों के, ऑप्शन नंबर डी राज्य सरकार शिक्षक छात्रों और हितधारकों इत्यादि।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अध्ययन शिक्षक और स्कूल के छात्रों की। प्रश्न नंबर 24, सामाजिक अध्ययन में इकाई विश्लेषण केंद्रित है। ऑप्शन नंबर ए, थीम आधारित संप्रत्यायों की बेहतर समझ पैदा करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, रोचक अधिगम शिक्षण प्रक्रिया विकसित व प्रोत्साहित करने हेतु। ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण विषय वस्तु को विभिन्न पाठों प्रकरणों में विभाजित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, इकाइयों को एक बहुविषयक अस्तित्व में प्रस्तुत करने के लिए। प्रश्नों की प्रकृति आपको कठिन लग रही होगी, लेकिन इस कठिनाई को पार करना आपके लिए अति आवश्यक है, तभी सीटेट की परीक्षा को अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए हिम्मत के साथ लगे रहिएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी इकाई विश्लेषण जो केंद्रित है थीम आधारित संप्रत्यायों की बेहतर समझ पैदा करने के लिए। प्रश्न नंबर 25, आप 18वीं सदी में दिल्ली से मुगल कलाकारों की पलायन के बाद चित्रकला की एक नई विधा के उत्थान पर परियोजना कार्य की योजना बना रहे हैं। आप छात्रों को किस चित्रकला की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए, बस हो हली चित्रकला। ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा चित्रकला। ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर चित्रकला। ऑप्शन नंबर डी, कोटा चित्रकला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा चित्रकला। प्रश्न नंबर 26, शक्ति के पुराने केंद्रों जैसे 19वीं शताब्दी में सूरत के ढहने और प्रशासन के नए केंद्रों के पैदा होने को किसके रूप में व्याख्यायित किया गया? ऑप्शन नंबर ए, बी औद्योगिकरण। ऑप्शन नंबर बी शहरीकरण। ऑप्शन नंबर सी, विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर डी, विपहचानीकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विशहरीकरण। प्रश्न नंबर 27, बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू किए किस जगह पर? यानी कि ऑप्शन नंबर ए, अलीगढ़ और दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी, पटना और कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ और प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर डी, पुणे और मुंबई में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पटना और कोलकाता में बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू किए। प्रश्न नंबर 28, औपनिवेशिक शासन के दौरान अनुबंध मजदूरों को बागानों में काम करने के लिए भारत से किस देश में ले जाया गया था? ऑप्शन नंबर ए, त्रिनिदाद। ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी, क्यूबा। ऑप्शन नंबर डी, चीन। क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर आपको? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, त्रिनिदाद में, यानी कि औपनिवेशिक शासन के दौरान मजदूरों को जो है बागानों में काम करने के लिए त्रिनिदाद में ले जाया गया। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा निम्न जाति की दमनात्मक स्थिति को पहली बार अमेरिका में काले दासों की स्थिति के समरूप देखा गया? ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिराव फुले। ऑप्शन नंबर डी, हेनरी डेरेजियो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिराव फुले, यानी कि ज्योतिराव फुले ने 1873 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी नाम की पुस्तक लिखी और उसमें अमेरिका के काले दासों की स्थिति के समरूप भारत की दलित जातियों को रखा।
उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की, यानी कि ज्योतिराव फुले ने। और आप ये जान लीजिएगा कि ज्योतिराव फुले जो हैं आपकी सीटेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनसे संबंधित जितने प्रश्नों को आप तैयार कर पाएं आपके लिए बेहतर होगा। प्रश्न नंबर 30, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो जान लीजिएगा, सरदार और असरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। और इस उप प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले जो अंतिम व्यक्ति थे वो श्री लाल कृष्ण आडवाणी। वर्तमान सरकार में कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं है। तो इस तरीके से ये 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी जिन पे हमने चर्चा की। यदि आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो वहां जाकर के आप उन पर जो है उन वीडियोस को देख लीजिएगा चैनल पर जाकर के, और टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप तमाम सारे प्रश्नों से जो है परिचय कर पाएं। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। एक अगले मॉक टेस्ट के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।